तो इनके लिए सब अच्छा हो जाएगा। इस पूरे प्लान के अंदर एक मर्तबा फिर एक लिंक मिसिंग है। मुझे लगता है उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती कि अगर ये हो जाए कि लेट इट गो, ये जाने दो, कोई बात नहीं। उनको एक ऐसा जज बनाती है जिसको इस बात की बड़ी फिक्र होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी अहलिया एक खत लिखती हैं सदर पाकिस्तान को, और वो खत उन्हीं 4 रिपोर्टर्स के जरिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हमारे सामने आ जाता है। वो जैसे ही सुनेंगे लोग कहेंगे बायस ने जी, इनकी तो वाइफ ने भी ये किया हुआ है। और सदर साहब कहते हैं अच्छा मैंने जायजा लिया, हुकूमत ठीक कह रही है, मैं इस फरमान पे चिड़िया बिठा देता हूं दस्तखत की, हो गया। पहले ही एस्टेब्लिशमेंट इनके कंट्रोल में है, आर्मी चीफ के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। काजी फायद ईसा साहब वो वाहिद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे जो चीफ जस्टिस बनने से पहले सबसे ज्यादा मुतनाज़े हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये अलग न्यूज़ है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान रियाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है भाई, बहुत शुक्र है। अच्छा, बहुत सारे मामलात हैं, हम पॉलिटिकल मामलात पे बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कहीं और से शुरू करने जा रहा हूँ। उसकी रीज़न है बड़ी मज़ेदार। आज सुबह क्या हुआ कि एक ख़बर के सिलसिले में मैंने इस्लामाबाद में एक सोर्स को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार इस तरह की ख़बर है, एक तगड़े से वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक बहुत ही तगड़ी सी शख्सियत को मेरी मालूमात के मुताबिक 18 करोड़ रुपए का बंगला जो है वो बेचा है। तो तगड़े से वफाकी वज़ीर ने बेचा है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या हो गया, खैर है बेचा होगा। हंसने लगे, कहने लगे यार तुम लोगों में भी तो देखो ना, सहाफ़ियों में बड़े ठीक ठाक पैसे आ गए। अब देखो इमरान रियाज खान जो है वो एक महल में रहता है और उसके पास ये पैसे कहाँ से आ रहे, जब तुम लोग ये नहीं पूछते तो यार ठीक है बेचा होगा, एक वज़ीर है यार। मैंने कहा यार जो वज़ीर है ना उसके पास अपेरेंटली पैसे नहीं होने चाहिए उसके प्रोफाइल की वजह से। मैंने कहा बाकी इमरान ने तो जनरल बाजवा साहब को मुखातिब करते हुए बताया था अपनी वीडियो में कि ये मेरी इनकम है और ये मेरी फैमिली के दीगर मामलात है। मैंने कहा तमाम चीज़ें उसने खुल के बता दी थी, तो आपकी तशवीश जो है वो बिल्कुल बिला वजह की है। तो वो उसके बाद हंसने लगे, कहने लगे अच्छा मैं ख़बर पे आपको चेक करके बताता हूँ। तो हमारी सहाफ़ी बरादरी में भी जो लोग हैं उनको बड़ी तशवीश है आपकी इनकम पे। इसमें सवाल क्या है भाईजान? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इतनी जो तशवीश है हमारे सहाफ़ियों को, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा तशवीश है, इस तशवीश की आपको रीज़न क्या नज़र आती है? कोई भी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। एक्चुअली जो इनकम ये लोग सोचते हैं बाज़-औक़ात, और जो मेरे घर के बारे में ये लोग सोचते हैं, इन्होंने एक वैल्यू मेरे घर की लगाई थी और लगाकर उसको सोशल मीडिया पे डाला था। तो मैंने वो उसको 25% पे बेचने की ऑफ़र की हुई है उस वक्त से। अच्छा अब मैं वो बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए कि यहाँ पे और घर बन गए हैं आसपास जंगल के अंदर, और जब मज़ीद घर बन जाएँ तो इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है अब मेरे घर की। तो अब वो जो इन्होंने वैल्यू लगाई हुई थी मैं उसके 40% पे बेचूंगा, यानी आधी कीमत से कम पे अभी भी बेच रहा हूँ। किसी ने लेना तो ले लो आके। ऐसा नहीं है जो दिखाई देता है, और ऐसा होता भी नहीं है इतना आसान। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब शुक्र है कि उसने जो भी दिया अपनी जनाब से उसने दिया। कल भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ हक हलाल का है। एक एक पाई, एक एक रुपए का रिकॉर्ड मौजूद है, एक एक रुपए का रिकॉर्ड मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बात सुने मेरी आप, एक बड़ी मजे की बात है। हाँ हम जिन लोगों से हमारा पंगा पड़ गया रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, हादसाती तौर पे पड़ गया, कौम की आंखें खुल गई हैं। नॉर्मली उनके बारे में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से मुख्तलिफ थे, लेकिन जब हमने उनके चेहरे बदलते हुए देखे और उनके दूसरे रूप देखे तो हमें आइडिया हुआ कि ये लोग जैसे दिखते थे या जैसा बताते थे वैसे नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं। अब उनकी ताकत का, उनका कंट्रोल जो है सिस्टम के ऊपर, इन सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा तो है। आपको लगता है कि मैं कुछ भी गलत करके इतने आराम से अपने मौक़िफ़ पे कायम रह सकता था इस मुल्क में? हमारे जो जायज़ कारोबार थे ना, हमारे जो फैमिली के दोस्तों के जो जायज़ कारोबार थे वो भी बंद पड़े हैं तकरीबन कोई 8-9 माह से। हम अपने जायज़ काम नहीं कर पा रहे, यानी जो हमारे एस्टेब्लिश जायज़ काम थे जो मेरी फैमिली के लोग करते थे, घर के लोग करते थे, हम उसमें लगातार लॉस में जा रहे हैं। इसलिए
कि सिस्टम हमें कंटिन्यूसली मार रहा है, लगातार हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। अब आपको ऐसा लगता है कि इमरान रियाज इल्लीगल तरीके से एक इंजॉयमेंट भी कर रहा है और साथ में सिस्टम के साथ लड़ाई भी कर रहा है और सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इज इट पॉसिबल? आपको लगता है कि ये हो पाएगा या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मेरे पास हराम का पैसा कुछ भी होता ना, तो ये लोग मुझे निशाने इबरत बना देते। इनको खुला चैलेंज पहले भी किया था, खुला चैलेंज आज भी करता हूं, आओ और साबित करो। और अगर रियासत पाकिस्तान ने मेरे पैसे ना देने हो तो फिर बात करें। और देखें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास होता है। आपका राज़िक भी आपका मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, आपकी इज़्ज़त का मालिक भी वही है, आपकी जान का मालिक भी वही है, आपकी माल और आपकी औलाद का मालिक भी वही है। ये सारा कुछ वो आपको देता है, ये उसकी वंड है। वो कभी ज़्यादा देता है, कभी कम देता है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मुझे पॉलिटिकल सीन पे आ जाते हैं। वैसे इसको फिर कंक्लूड कर तो मैं एक और बात कहूँ। पहले पता है क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर ताकतवर कुछ करते ना तो हुकूमतों से पूछा जाता था, जब अदालतें पूछती थी कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, किधर है, तो हुकूमतें कहती थी अच्छा पता करते हैं। और पता करने के बाद वो जी चक्री के रास्ते में था, हम वापस ले आए, आ रहे थोड़ी देर में छूट जाएगा, ये चीज़ें पता चलती थी। लेकिन इस हुकूमत के रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आने वाली हुकूमत के आने के बाद क्या हुआ कि हमने ये देखा कि अता तारड़, मलिक मोहम्मद अहमद खान, दीगर वजीर ये जमा होके बैठे और जो कुछ ताकतवरों की जानिब से किया जा रहा था उसको इन लोगों ने न सिर्फ ये कि उसकी एडवोकेसी शुरू की, वकालत शुरू की, बल्कि उसको इन्होंने ओन करना शुरू कर दिया। पहले हुकूमतें, सियासी हुकूमतें ओन नहीं करती थी, अब तो इन्होंने बाकायदा ओन करना शुरू कर दिया कि हाँ जो हो रहा है हम करवा भी रहे हैं, हम उसके पीछे हम इंडोर्स भी करते हैं। अच्छा तारिक भाई, मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, ये बात मैंने उनको बता भी दी है, ताकतवर हलकों को। जब उन्होंने मेरे साथ लास्ट राब्ता किया तो मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा कोई भी आपका गंद और गंद का टोकरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब? मैंने उनको साफ बताया कि वफाकी वज़रा हो चाहे सूबाई टीम हो, जिन जिन को भी आपने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया उन सब ने हमसे टेलीफोन करके माफ़ी मांगी और उन्होंने ये कहा कि हमने ये बातें किसी और के कहने पर की हैं और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि आप ऐसे शख्स नहीं हैं, हमें मजबूरन ये कहना पड़ा है क्योंकि हमें ये कहा गया था कहने के लिए। तो ये बात आप ये मत सोचिएगा कि हम कन्विक्शन के साथ कह रहे थे या जो हमने बोला उसके ऊपर हमें खुद भी यकीन है। तो ये बात मैं बता भी चुका हूँ, तो यहाँ पे ऑन एयर में मैं कह देता हूँ कि जिन लोगों से जो कुछ भी करवाया गया उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि जी हम नहीं हैं, आप जानते हैं कि लड़ाई किसके साथ है। बल्कि एक बहुत बड़े साहब हैं पाकिस्तान में, बहुत ताकतवर है, निशाने इबरत बनाने में बड़े मशहूर हैं। उन साहब ने मुझे कहा कि यार बात यह है कि जिधर आपकी लड़ाई होगी है ना खान साहब, यार आप सरेंडर कर दें यार मेहरबानी करके, ये आपके लिए मुसीबत बहुत बड़ी बनती चली जाएगी, आप सरेंडर कर दें, मान ले मेरी बात। और आखिर में उन्होंने सिर्फ ये यकीन दिलवाया, वो भी मेरे एक टीम मेंबर को, उन्होंने कहा कि यार फिर आपको हम ये बता देते हैं कि एदे पीछे मैं नहीं हैगा, इतनी सी बात है। अच्छा ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पॉलिटिक्स पे। इलेक्शन 14 को तो नहीं हो रहे, ये तो अब नज़र आ रहा है, आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? देखिए 14 मई को तो नहीं हो रहे, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया 14 मई को नहीं हो रहे। डिपेंड करता है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचती है या नहीं। अगर वो नतीजे पर पहुंचते हैं तो क्या नतीजा निकलता है? देखिए सबसे ज़्यादा जो इस वक्त प्रॉब्लम में है ना, इलेक्शन, तारिक भाई आप भी अच्छी तरह जानते हैं, कितनी भी धांधली कर लें, कुछ भी कर लें, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस माहौल में हुकूमत बनाने से रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे ना। आप ये कर लेंगे कि 2/3 अक्सरियत उससे छीन लेंगे, आप ये कर लेंगे कि उसकी सीटें कुछ कम कर देंगे, आप ये कर लेंगे कि आप हल्का बंदियों के अंदर 2 नंबरी कर देंगे, मरदमशुमारी में इधर के वोट उधर के उधर कर देंगे, वोटर लिस्टों के अंदर 2 नंबरी कर देंगे, या इलेक्शन को आप अक्टूबर में ले जाएंगे, नवंबर में ले जाएंगे, मैक्सिमम आप यही कर सकते हैं ना। तो क्या ये सारा कुछ करने के बाद आप इमरान खान से या उसकी जमात को आने से रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। मसला ये नहीं है कि इमरान खान को आने से ये रोक पाएंगे, प्रॉब्लम इससे ज़्यादा बड़ी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास खुद रास्ता नहीं है कि वो इसमें से कैसे निकले। देखिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक इज्जत और वकार का मामला आ गया है।
वो फैसला दे बैठे हैं, वो उससे पीछे नहीं हट सकते। अब उनको रास्ता निकाल के सियासतदान दे सकते हैं, और वो रास्ता ये निकाल कर दे सकते हैं कि जनाब ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। सारे इकट्ठे होकर आ गए हैं, साहब इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, सारे कह रहे हैं ये तारीख है, हम आपको तहरीरी तौर पे ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं और आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम इन तारीखों में इलेक्शन करवा देंगे, तो मेहरबानी फरमा दें। मैं तो यकीन करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि सामने जो लोग हैं उनमें वो बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा था मुआहिदे कुरान हदीस नहीं होते। अब प्रॉब्लम क्या है, तो यकीन उसकी तरफ आ जाए ना आप। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहने वाले हैं, या ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ ये बात करेंगे या अंडरटेकिंग देंगे, उनकी नीयत अभी ठीक नहीं है। वो ये सोचते हैं कुछ भी करके अगले इंतखाबात से पहले एक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाए। अब जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सारा पाकिस्तान जानता है कि वो काजी फायद ईसा है। काजी फायद ईसा साहब वो वाहिद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे जो चीफ जस्टिस बनने से पहले सबसे ज्यादा मुतनाज़े हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी इतना मुतनाज़े जज कोई भी नहीं था जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा था जितने काजी फायद ईसा हैं। तो काजी फायद ईसा साहब के आने से पहले उनके लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं PMLN ने और उनके इत्तेहादियों ने। अब वो आकर किस तरह को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस सुन सकते हैं? वो जैसे ही सुनेंगे लोग कहेंगे बायस ने जी, इनकी तो वाइफ ने भी ये किया हुआ है, इन्होंने ये किया हुआ है, इनके अपने स्टेटमेंट्स आप देख लें और इनके अपने फैसले शरीफ खानदान के हक में आप देख लें। जो चीज़ें जब भी की काजी फायद ईसा साहब ने आज तक जो भी किया उसका बेनिफिशियरी कौन है? शरीफ खानदान। तो वो पहले से ही मुतनाज़े हो चुके हैं। मेरे ख्याल में उनको अगले तनाज़े से अपने आप को बचाना चाहिए और ये गुजारिश करनी चाहिए अपने हमदर्दों से कि भाई मेहरबानी करो, मेरे पे ना डालो सारा कुछ, और जस्टिस उमर अता मंदयाल साहब के दौर के अंदर ही इलेक्शन करवा लें, तो इसमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की भी इज्जत रहेगी।